सामग्रियों का भुगतान किस तरीके से अटका है, इसकी बात नहीं आई। यह जिक्र करना वो भूल गए कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने जब सदन में वक्तव्य दिया था तो उन्होंने बड़े जोर से कहा था कि मनरेगा कांग्रेस सरकार की नाकामियों का खंडहर है। और वही कोरोना का काल था जिसमें एनडीए सरकार को मनरेगा में बजट की वृद्धि करके लोगों को जीवन यापन के आधार देने पड़े। और यही ये वित्तीय वर्ष है जिसमें आदरणीय साथी प्रदीप जी ने बिल्कुल सही कहा कि 72,000 करोड़ के आंकड़े को घटाकर 60,000 किया गया। मान्यवर, एक संतुलित बजट सरकार ने प्रस्तुत किया है। जब हम बात करते हैं देश के पैमाने पर तमाम राज्यों के बजट से तुलना की तो कहीं ना कहीं हमारा बजट हमें इस बारे में बताता है कि बड़े संतुलित तरीके से हम लोगों ने बजट को तैयार किया। हम उस तमाम चीजों पर ध्यान हम लोगों ने दिया, हमारे वित्त मंत्री ने दिया, हमारी सरकार ने दिया, जहां राज्य की आर्थिक स्थिति में विकास और ग्रोथ को बहुत सामने रखा गया। मान्यवर, बजट के मुख्य अंश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2022-23 के मुकाबले में हम लोगों ने 11.1% की वृद्धि दर्ज की है। 2023-24 में हमारा व्यय 1,10,93 करोड़ होने का है, जो 22-23 के संशोधित अनुमानों से 19% अधिक है। 22-23 की प्राप्तियां हमारी पिछले वर्ष से 18% अधिक है। इसी तरीके से नीतिगत विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं मान्यवर, तो ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से बिरचा सिंचाई कूप संवर्धन योजना इस झारखंड राज्य के ग्रामीणों और खास करके सिंचाई के काम में बड़ा बेहतर रहेगा। महिला बाल विकास में नए आंगनबाड़ी चलो अभियान के तहत आंगनबाड़ियों में आने वाले छोटे बच्चों को कपड़े, पाठ्यपुस्तक, फर्नीचर और अन्य चीजों को प्रदान करने की बात रखी गई। सिंचाई में सुधार और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए 5 एकड़ क्षेत्र में झीलों और तालाबों की सफाई के लिए कुछ आवंटन किया गया। झारखंड में अन्य ऐसे बहुतेरे विषय और लक्ष्य रहे जिसमें कि सरकार ने पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। अमित जी बार बार पुकार कर पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे। झारखंड की जीएसडीपी के तौर पर 86,000 रुपए के आसपास का आज पर कैपिटा इनकम का अनुमान हम लोगों का है, जो 21-22 से लगभग 9% अधिक है। मोटे तौर पर बजट में शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में 14% की बढ़ोतरी, ग्रामीण विकास में लगभग 40% की बढ़ोतरी है, समाज कल्याण एवं पोषण में लगभग 7% की बढ़ोतरी है, पुलिस के विभाग में लगभग 3% हम लोगों ने बढ़ोतरी की है, स्वास्थ्य, परिवार एवं कल्याण में लगभग 22% की बढ़ोतरी है, परिवहन विभाग में लगभग 62 करोड़ की बढ़ोतरी है, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां जिनको वो बार बार कह रहे थे कि सबसे कमजोर विभाग है, उसमें लगभग 40% की बढ़ोतरी है। और जिस चापाकल और पानी की समस्या का जिक्र हो रहा था सदन में, जलापूर्ति और सैनिटाइजेशन के क्षेत्र में लगभग 99% की बढ़ोतरी पिछले वर्ष के मुताबिक है। तो मान्यवर, कुल मिलाजुला कर अगर हम ये कहना चाहें तो हमारा बजट पूरे देश के पैमाने पर जहां एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट या संस्थागत व्यय में 55% राशि जाती है, हमारे राज्य ने वित्तीय संतुलन साधते हुए, वित्तीय प्रबंधन करते हुए आज भी इसको 33% के खाने में रखा है, जिसके चलते हमारे पास लचीलापन है कि हम जरूरत के मुताबिक अन्य विभागों में राशि को दे सकते हैं और जरूरी विषयों पर निश्चित रूप से हम लोग झारखंड की जनाकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सकते हैं। बकाया देनदारियों का लक्ष्य जो अमित जी बोल कर गए, बकाया देनदारियों का जो लक्ष्य है
जीडीपी का परसेंटेज, ये बात बिल्कुल सही है कि जब कोरोना का दौर चल रहा था 20-21 का, तब बकाया देनदारियों का लक्ष्य हमारा 36.6% चला गया था। लेकिन उन्होंने आधी बात कही और बाकी की बातों को फिर छुपा लिया। 21-22 में ये 36% का लक्ष्य हमारा घटकर 33% आया और 22-23 के लिए 31% का अनुमान है और आने वाले समय के लिए 27% इसका टारगेट करने का है। और मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय औसत लगभग 24% के अनुरूप है और हमें यह पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हम उस 24% के अनुरूप पहुंच जाएंगे और राष्ट्रीय औसत से नीचे जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। बहुतेरे ऐसे विभाग हैं जिन विभागों में सरकार ने बड़ी उदारता पूर्वक खुले दिल से बजट दिया है और व्यय का प्रतिशत भी झारखंड जैसे राज्य के हिसाब से राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जैसे स्वास्थ्य पर व्यय की बात अगर हम करते हैं तो नेशनल एवरेज हम लोगों का 6.3% है कुल बजट का, जबकि हम लोग अपने राज्य में 6.7% राशि स्वास्थ्य के ऊपर व्यय कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम ग्रामीण विकास पर बात करें तो राष्ट्रीय औसत 5.7% है, लेकिन हम लोग 13.6% इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर विपक्ष में बैठे लोगों ने जो उनकी ट्रेनिंग है कि असत्य को इतनी मजबूती से बोलो कि वो सत्य के करीब हो जाए, इसी का जो उदाहरण प्रस्तुत किया। और जब उनको ये मालूम था कि उनके इन तमाम दावों और वादों की पोल यहां खुलेगी तो ससमय यहां से निकलकर चले गए। मान्यवर, आज विषय तो बजट पर वाद विवाद का रहा, लेकिन झारखंड के राजनीतिक वातावरण की जो चर्चा अभी हो रही थी, उस चर्चा ने भी बड़ी नई चीजों को जन्म दिया, बड़ी नई चीजें आई। हम लोगों ने कभी एक दोहा पढ़ा था, भूत के मुंह में राम नाम। तो मानवर, भूत के मुंह में राम नाम कब आता है? जब भूत को यह भय हो जाता है कि अगर राम नाम का उच्चारण न किया तो बचना मुश्किल है, तो भूत भी राम नाम बोलने लगता है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब खतियानियों की बात होती थी, जब 1932 के खतियान की बात आती थी, स्थानीय लोगों को रोजगार और नौकरी की बात आती थी, तो चुप्पी साध जाते थे। आज और कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन इतना तो जरूर हो गया कि आज भूत राम नाम का उच्चारण करने लगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक 32 के खतियान की बात करने लगे और 32 के खतियान के आधार पर नौकरी और रोजगार देने की बात करने लगे। मान्यवर, ये राजनीतिक गिद्ध है। ये राजनीतिक गिद्ध माहौल ताड़ते हैं, मौका देखते हैं। जब इनको ऊपर से उड़ते हुए दिखता है कि कोई जरा लंगड़ा कर चल रहा है, तो उसके मरने की कामना करते हुए उसके ऊपर चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों का चरित्र और आचरण जो है वो पूरी तरीके से गिद्धों के आचरण से मेल खाता है। मान्यवर, आज नियोजन नीति जो यहां के बच्चों को ध्यान में रखकर लाई गई थी, जिस नियोजन नीति में 10-12 का राइडर इसलिए डाला गया था कि यहां के बच्चों को उसका लाभ मिल सके, पूरी निर्लज्जता के साथ कोर्ट में अपने नेता को खड़ा करके उस नियोजन नीति को खारिज करवाया। यह सदन गवाह है। हमने वन लाइनर प्रश्न पूछा था कि रमेश हांसदा कौन है, खाली आप बता दें कि रमेश हांसदा आपका कौन है। कोई जवाब नहीं था इनके पास। यह जवाब नहीं था कि झारखंड की नियोजन नीति से यूपी बिहार के लोगों को क्या मतलब था, क्यों आए थे वो। ये आज पूछते हैं कि आपकी नियोजन नीति गलत थी, इसलिए कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। मान्यवर, ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और हम लोग चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस लड़ाई को लड़कर अपनी नियोजन नीति को सही और प्रामाणिक और संवैधानिक साबित करा सकते थे। लेकिन जिस दिन हाईकोर्ट का यह आदेश आया, उसी दिन आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी चले गए। इनके ट्विटर हैंडल पर देवघर का एक वीडियो चला
जिसमें झारखंड का एक छात्र ऑनरेबल सीएम के कार्यक्रम के दरमियान यह कह रहा था कि सर नीति तो खारिज हो गई, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट मत जाइएगा, नहीं तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। जेएसएससी के एस्पिरेंट्स की, छात्रों की यह भावना थी कि अगर राज्य सरकार एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट चली जाती है तो वैसी स्थिति में 6-8 महीना बर्बाद हो जाएगा और नौकरियां उनको नहीं मिलेंगी। चलते सदन में माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से हम माननीय मंत्री भोक्ता जी, दीपिका पांडे मैम, विनोद सिंह जी और हमारे भाई लंबोदर महतो जी गए थे। जब छात्रों से हम लोगों की वार्ता चल रही थी मान्यवर, उस समय छात्रों का यह सबसे बड़ा सवाल था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा रही है। छात्रों की इस भावना का राज्य सरकार ने सम्मान किया। हम आज भी मानते हैं कि हमारी जो नीति थी वो झारखंड के बाल बच्चों को नौकरी देने की नीति थी, और ये नीति रद्द कराने वाले लोगों की ये राजनीतिक मजबूरी थी कि अगर वो इस नीति को रद्द नहीं कराते तो उनको झंडा ढोने वाले लोग नहीं मिलते। बच्चों को नौकरियां मिल जाती तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा कौन ढोता? भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में लोगों को लेकर आने की जवाबदेही किसकी होती? यही वजह था कि इन लोगों ने पूरी निर्लज्जता के साथ उस नीति को रद्द कराया, और रद्द कराने के बाद जब परिस्थितियां ये बनी कि झारखंड के उन बच्चों की ये भावना थी, तो सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया। मान्यवर, सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए हम लोगों ने स्टेक होल्डर से पूछा, जिन बच्चों ने जेएसएससी के फॉर्म भरे थे, जो आवेदन करता थे, उनके आंकड़े हमारे पास थे, जिन आंकड़ों के आधार पर 7,33,921 बच्चों को कॉल करके पूछा गया। एक इनके बड़े नेता हैं बिना प्रकाश के दीपक जो फड़फड़ाते रहते हैं, उनका अखबारों में हमने बयान सुना, पढ़ा कि फर्जी कंपनियों के द्वारा इन लोगों ने कॉल कराया और फर्जी कंपनियों के माध्यम से कॉल के आधार पर ये कह रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं। मान्यवर सामने नहीं है, सदन की कार्रवाई कहीं बैठकर देख तो जरूर रहे होंगे। ये जो सर्वे हुआ था, ये सर्वे कराया था बेसिल ने, ब्रॉडकास्ट इमेजिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। भारत सरकार के उपक्रम ने 7,33,921 बच्चों को फोन करके पूछा कि आप क्या चाहते हैं? आप यह चाहते हैं कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति का इंतजार किया जाए, या सरकार नियुक्तियों की दिशा में बढ़े? 73% बच्चों ने नियुक्ति की दिशा में बढ़ने का सरकार को सुझाव दिया। सवाल इस बात का उठता है मान्यवर कि 73% बच्चे अगर यह चाहते थे कि सरकार नियुक्तियों का रास्ता खोले, तो हम उनकी जनभावना के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाकर या 32 आधारित नियोजन नीति का इंतजार करके उनकी उम्र, उनके अवसरों को रोकते, या हम बहुमत के निर्णय के साथ जाते। सरकार ने बहुमत के निर्णय के साथ जाने का फैसला लिया। जो व्यवस्था आई, ये 2016 की नियोजन नीति नहीं होगी, ये 2016 से पहले की वह व्यवस्था होगी जिसके तहत यहां पर नियुक्तियां कराई जा रही थी और नियुक्तियां हो रही थी। क्योंकि मान्यवर हमें भी यह मालूम था कि यदि फिर सरकार नियोजन नीति में झारखंडियों के अधिकारों के संरक्षण का कोई भी मुद्दा लाएगी, तो फिर ये उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसाकर टर्न डाउन करेंगे। और जो बच्चे लगातार परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं, जिनका 2 साल कोरोना ने खत्म कर दिया, नियुक्ति की प्रक्रिया में जिनका समय चला गया, ये 3 वर्ष जिनके बर्बाद हो चुके हैं, उनके 2 वर्ष और बर्बाद ना हो जाएं। हम लोगों ने निश्चित रूप से स्टेक होल्डर से पूछकर जिन बच्चों ने आवेदन किया था, उनकी मनोभावना के अनुरूप सरकार ने निर्णय किया। अब जब ये परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखी, तो 10 जनवरी को मान्यवर इन लोगों ने ट्विटर स्टॉर्म खड़ा किया
सोशल मीडिया की भाषा में उसको ट्विटर स्टॉर्म बोलते हैं कि ट्विटर पर एक तूफान खड़ा कर देना। सोशल मीडिया में ट्रोलर्स का ग्रुप और सोशल मीडिया में प्रति ट्वीट 2 रुपए का प्रचलन किस पार्टी ने कराया है, यह सर्वविदित है, पूरी जनता और पूरा देश जानता है। सबसे मजे की बात यह है कि 2016 से पहले 50-50 के मसले जब होते थे तब कहीं दिक्कत नहीं थी। सरकार ने नियोजन नियमावली में क्या चीजें दी हैं यह जाने बगैर इन लोगों ने एक ट्विटर स्टॉर्म चलवाया जिसका नाम रखा 60-40 न्याय चलतो। अब 60 का आंकड़ा तो समझ में आता है, लेकिन ये 40 का आंकड़ा कहां से उठा के लिया है इसकी बात भी होनी चाहिए थी, तो ये तो पता ही नहीं लगा। अब सबसे मजे की बात यह है मान्यवर कि 4 लाख के आसपास ट्वीट होने का दावा किया गया कि 4 लाख ट्वीट हुए 60-40 न्याय चलतो। ये 60-40 न्याय चलतो खोरठा का है, लेकिन जो आदरणीय इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, विधानसभा के रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा, खोरठा में शपथ नहीं लिए थे, हिंदी में शपथ लिए थे। इसमें 10 इन्फ्लुएंशियल जो हैंडल थे जिन लोगों ने इसको ऑपरेट कराया, मैं उनके नाम कुछ लोगों के पढ़ के आपको सुना देना चाहता हूं। 1 नंबर में भानु प्रताप शाही जी थे, दूसरे नंबर में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी थे, तीसरे नंबर में अमर बावरी जी थे, और इसके बाद चुनिंदा कोचिंग इंस्टीट्यूट, उन चुनिंदा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, जिसमें एक तो हमारे भानु प्रताप जी के बड़े करीबी संबंधी का है, इन तमाम लोगों ने मिलकर ये ट्विटर स्टॉर्म चलाया। इस ट्विटर स्टॉर्म को जब गूगल एनालिटिका में हम लोगों ने देखने का प्रयास किया तो मान्यवर यह दिखा कि ओरिजिनल ट्वीट्स इसमें मात्र 4% हुए थे और रिट्वीट हुए थे 96% इसमें रिट्वीट हुआ था। तो अगर 4 लाख के आंकड़े को भी हम लोग पकड़ते हैं तो मात्र 16,000 लोगों ने झारखंड से ट्वीट किया था। बाकी के सारे बॉट थे जो दिल्ली में बैठे हुए थे, चेन्नई में बैठे हुए थे, भोपाल में बैठे हुए थे, बंबई में बैठे हुए थे, जयपुर में बैठे हुए थे, उन लोगों ने इसको रिट्वीट करके स्टॉर्म बनाया। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं मान्यवर कि जो भ्रम का वातावरण ये फैला रहे हैं, स्टॉर्म तो खड़ा किया जा सकता है बॉट से, लेकिन चुनाव जीतने के लिए तो वोट की जरूरत होगी और वोट तो झारखंड की जनता देगी। सरकार की नीति 73% बच्चों की सोच के साथ है। सरकार की नीति इस ट्विटर स्टॉर्म चलाने वाले 2 रुपया प्रति टोल देने वाले बॉट के साथ नहीं हो सकती है। हम तो इसी बात के लिए चाहते थे कि जरा सामने में रहते तो उनकी आंख में आंख डालकर जब उनको हम बताते कि ये ट्विटर स्टॉर्म जो आपने क्रिएट किया था ये कैसे हुआ था, तब उनके रिएक्शन राज्य की जनता भी देखती और बाकी लोग भी देखते। रांची की बात हम लोग करते हैं मान्यवर, 2001 का सेंसस बताता है कि रांची की आबादी 8,47,000 हुआ करती थी। आज 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन अनुमानित आबादी जो रांची की है वो लगभग 18 लाख की है। तो होता क्या है मान्यवर, जब हम लोग 1932 की बात करते हैं, बस 1932 की बात करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। 1932 झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, झारखंड में राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। कहीं ना कहीं 1932 का नारा हमारे दिलों को छूता है, हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारा अस्तित्व अगर कहीं दिखता है तो 1932 पर दिखता है। 1932 का जो झारखंडी है ओरिजिनल वही है। बाद में तो वैसे ही लोग आकर बसे हैं जिनके बूते इनकी राजनीति चल रही है। बाद की कहानी वही है कि 8,47,000 की आबादी का यह शहर आज 18 लाख की आबादी का हो गया। और जैसे वो लोग 1932 की बात करते हैं, ये बिल में से चूहे जो बिलबिला के निकलते हैं ना, बामियों से दीमक जैसे बाहर निकलती है, वही परिस्थितियां इनकी बन जाती हैं।
इनको लगता है कि 1932 अगर लागू हो गया तो बड़ा भारी पहाड़ और संकट टूट जाएगा, लेकिन ये इस बात को भूल जाते हैं कि झारखंड आंदोलन का इतिहास भी बड़ा लंबा है। जब 90 के दशक में सड़कों पर संघर्ष करके हम लाठी खा रहे थे तो ये लोग अपने घरों में घुसे हुए थे। 95 में जब झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल मिला था तब यही लोग कहने वाले थे कि झुंझुनू थमाए दल को। हम लोगों ने झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल को भी लड़ाई का चौथाई हिस्सा मानकर स्वीकार किया था, और जब 15 नवंबर 2000 को राज्य गठन हुआ था तब इनके मुंह में बोली नहीं थी। इनके ही दल के कुछ लोगों ने इस आंदोलन को भटकाने के लिए झारखंड के नाम पर वनांचल का नाम दिया था। इनके ही लोग थे मान्यवर। तो सवाल इस बात का उठता है कि आज 1932 के मुद्दे पर बार बार ये सवाल खड़ा करते हैं, सरना धर्म कोड पर सवाल खड़ा करते हैं, 27% आरक्षण पर सवाल खड़ा करते हैं। हम ये स्पष्ट कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अगर यह ठाना है कि 1932 का खतियान झारखंड में होगा और 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति झारखंड में बनेगी तो हमारे संघर्ष जारी रहेंगे। माननीय राज्यपाल ने त्रुटियों के निराकरण के लिए बिल वापस भेजा है। राज्य विधानसभा की शक्ति है कि पुनः त्रुटियों का निराकरण करके राज्यपाल के समक्ष हम लोग भेजेंगे। और हम भी ये देखना चाहेंगे कि हमारे संवैधानिक प्रमुख अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत कितनी बार बिल को लौटाएंगे, और निश्चित रूप से हम लोग उनके संवैधानिक अधिकारों की मर्यादा में अपने बिल को भेजेंगे और पारित कराने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिस कोशिश से 1932 के खतियान को नियोजन के साथ हम लोग जोड़ सकें। सरना धर्म कोड के मुद्दे पर चर्चा करने वाले लोग इस बात से भाग जाते हैं जब हम लोग कहते हैं कि चलिए हमारे साथ, हम लोग आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से मिलेंगे, हम लोग जाकर दिल्ली में बात करना चाहते हैं, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं है। आज ये लोग 32 के खतियान का सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम आप सदन के माध्यम से आपको और झारखंड की तमाम जनता को यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के निश्चय पत्र में अगर 1932 के खतियान की बात लिखी है तो हम हर संभव कोशिश करेंगे, हर ताकत लगाएंगे, और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से झारखंड अलग राज्य हम लोगों ने लड़कर लिया, छीन कर लिया, 32 का खतियान, आरक्षण और सरना धर्म कोड भी हम लोग छीन कर लेकर आएंगे। मान्यवर, राजनीतिक झंझावातों में चीजें चलेंगी, कहीं दिक्कत नहीं है। आज इस सदन में चर्चा में केंद्र की बातें आ गई। सामान्य तौर पर जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं या कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होते तो उनके नामों के जिक्र की परंपरा नहीं है। बार बार जिक्र चर्चा अमित मंडल जी कर रहे थे कि स्वरोजगार की बात करके बड़ी गलती कर दी हेमंत सोरेन सरकार ने, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि पकौड़ा बेचने को रोजगार की श्रेणी और दर्जा देने वाले लोगों के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। वो इस बात को भूल गए कि 5 करोड़ नौकरियों का वादा, माफ कीजिएगा, 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके आए हुए लोग जब सवाल खड़ा करते हैं कि कोरोना काल में आपने नौकरियां क्यों नहीं दी, तो ये समझ में आता है कि वास्तव में ये मिथ्या वचन ही दे रहे हैं। तो समय तो आज सही में ज्यादा है मान्यवर, लेकिन सामने में सुनने वाले लोग नहीं है तो बोलने का मजा भी नहीं आ रहा है। वो सामने में रहते तो जरा मजबूती से बोलने की बात आती, और जब वो सीट से कूद कर खड़े होते हैं तो जरा ऊर्जा भी आती है। अब तो सामने खुले खाली मैदान में अपनी बात कहने का बहुत अर्थ नहीं है। तो हम तो पुनः यही आग्रह करेंगे, जबकि हम जानते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र पत्थर फेंक के भाग जाने वाले लोग हैं। वो पत्थर फेंकेंगे और भाग चलेंगे, रणछोड़ भाई है। तो मैं इस वाद विवाद में के समापन में, उपसंहार में इतनी ही बातें कहना चाहूंगा कि सरकार ने इस बजट को झारखंड के निवासियों के लिए एक संतुलित बजट के रूप में प्रस्तुत किया है, और राज्य की सर्वोच्च पंचायत का मैं सदन का उपयोग करते हुए कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से
100% रोजगार और नौकरियां, लोग नौकरी की बात करते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहता है कि झारखंड के संसाधनों पर पहला हक झारखंडियों का है। यह जुदा मसला है कि आज हम पूरी तरीके से कामयाब नहीं हैं, आज हम पूरी तरीके से चीजों को रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि मान्यवर 32 के नाम पर जब रांची में एक बार हुआ शुरू होता है ना, तो कलम पकड़े हुए पत्तलकार भी खोल से बाहर निकल आते हैं, उनका भी बाहरी प्रेम जग जाता है। और ऐसी चीजें होती हैं जिसमें लगता है कि 32 के खतियान की मांग करने वाले लोगों ने अपराध कर दिया, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने एजेंडे से पीछे नहीं जाएगा। हम 32 के खतियान की बात करेंगे, हम झारखंड के संसाधनों पर झारखंडियों के पहले हक की बात करेंगे और हम उसको दिलाने के लिए तब तक तत्पर रहेंगे जब तक कि हम उस गोल को अचीव नहीं करते हैं। यह स्थायी व्यवस्था नहीं है, यह अस्थायी व्यवस्था है कि जिन बच्चों की उम्र जा रही थी उनको रोकने के लिए, उनको मौका देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक छात्रों तक मेरी बात पहुंचेगी, मैं स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि खतियान आधारित नियोजन नीति जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 100% आरक्षित करेगी, इस एजेंडा और इस मुद्दे के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना संघर्ष जारी रखेगा और आज नहीं, कल नहीं, परसों आने वाले समय में 100% संसाधनों पर पहले झारखंड के मूल वासियों का कब्जा होगा, हक होगा, उसके बाद और किसी होगा। इतनी बात कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। माननीय सदस्य श्री सुदेश कुमार महतो जी। सभापति महोदय, आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर दलीय राय रखने के लिए अवसर आपने दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। वित्त मंत्री जी आदरणीय रामेश्वर उरांव जी ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है कि लगातार चौथे साल बजट पेश करते हुए 34 पेज का भाषण पढ़ा। इसमें हेमंत जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व की तारीफ से पेज भरा हुआ है। माननीय वित्त मंत्री जी प्रशासनिक सेवा के बड़े ओहदे में काम कर चुके हैं। जाहिर है बाबू अफसर के आंकड़ों की बाजीगरी और उस पर यकीन करते हुए हूबहू पढ़ने का जो परिपाटी है उसको पूरा किया है। लेकिन आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि पिछले बजट की जो प्रतियां हैं पब्लिक डोमेन में है उसे पढ़ा जाए और तो आपको पता चलेगा कि जमीनी हकीकत क्या है। क्योंकि बजट के बाद कभी भी बजट का मूल्यांकन नहीं होता है, इसकी कोई परिपाटी नहीं है तो मूल्यांकन नहीं होना है। तो जो परिपाटी है वो हाउस के अंदर आता है। इसीलिए इसको ये भी कह सकते हैं बजट में ना विजन, ना कमिटेड इनका कोई प्रतिबद्धता है, ना चेक है, ना बैलेंस है। वित्तीय साल 22-21 86,000 करोड़ 1,370 करोड़ का बजट था। 2022-23 1,01,000 करोड़ का बजट पेश हुआ। सरकार ने 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात को कहा था कि मुझे गर्व है कि मुझे यह मौका मिला कि 15% वृद्धि के साथ बजट लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।